Start, sir. ठीक है बेटा, प्लीज म्यूट योर माइक. ओके. बेटा एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेटा मैंने आपको समझाया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द लिमिटेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द लीडर्स टू वर्क इन हिज लिमिटेशंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ए कंट्री. ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बेटा हर देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सोचिए एक दफा ये सोच के देखिए, इफ देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री और ए सोसाइटी और ए स्टेट, देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो. क्या बेटा आप आंसर करोगे मेरे को? कल बताया था बेटा मैंने आपको, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. अंकित, अंकित, तौसीफ, यस सर. कॉन्स्टिट्यूशन बेटा क्यों जरूरी है? व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी? सर कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिमिटेशन देता है, और अगर किसी के पास लिमिटेशन ना हो किसी के पावर में, तो वो अपना पावर का मिसयूज कर सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है. ठीक है, वेरी गुड. तो और बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कल परसों जब हमने ये किया था, कल बेटा मैंने आपको जब क्लास ली थी तो मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के. तो वो आपको फीचर्स याद है या रिवीजन करना है? कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है बेटा? कल शायद कुछ बच्चे नहीं थे. कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा फीचर्स बताए थे मैंने कुछ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर नॉर फ्लेक्सिबल. व्हाट इज दिस मीन? क्या मतलब बेटा इसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल. देन व्हाट वुड यू से? The first feature of Indian Constitution. बेटा आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे, that जब तक ना मैं समझा पाऊंगा और ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा. You are not giving me reply. It means that you didn't catch anything. What I have said on previous classes. So please give me reply. जो भी आपने समझा है अब तक. मैंने बेटा कल आपको कुछ फीचर्स बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के. कुछ भी याद हो आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा में जो आपको समझ में आता है वो मेरे को समझा दी. सर आपने कल ये बताया था, इट मींस आई थिंक फिर मैं ये समझूंगा कि हाँ आपने क्वेश्चन आपने किए हैं, आपने ध्यान दिया था क्लास के ऊपर, आपने रफ कॉपी में लिखा था. यस, गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. हाँ सर, ये बच्चों को बोलिए थोड़ा ना अपने वीडियो को ऑन करेंगे. हमें पता नहीं चल रहा है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं. निखिल और विशाल कोई है, मोनिका, वीडियो ऑन कर दीजिए बेटा. और पेपर और पेंसिल लेके बैठेंगे ना तो नोट भी करते रहेंगे. अगर मैडम ये मेरे को ध्यान से सुन भी लेंगे ना तो इनको किसी भी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी. निखिल ऑन कीजिए वीडियो. अवनीश, अंकित, अवनीश, निखिल, तरुण, तौसीफ, बेटा वीडियो ऑन कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या आप मेरे को अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा why are you not giving me reply? कल मैंने आपकी 2 क्लासेस ली थी और 2 क्लासेस के अंदर में मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे, तो उनके अंदर में कुछ तो याद होगा आपको। और अगर आप ये सिर्फ एक सुनते हैं तो बेटा फिर उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट ऑन, अगर आप ऑन करके बैठ जाते हो और आप सुनते हैं मेरे को, तो ना मेरे को बेटा बताने में अच्छा लगेगा, ना मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ना आपको पढ़ने में कोई फायदा है। फिर मैंने पूछा है बेटा, आपको जैसा पता है, गलत पता है, सही पता है, लेकिन इतना तो पता हो कि आप रिप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि मैंने आपको फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, और शायद आपको याद हो तो स्कूल में भी मैं बोलता था कि भाई आप राइट डाउन करते रहा करो, सिर्फ मेरे को सुन लीजिए, उससे ज्यादा फिर आपको कोई बुक वगैरह ज्यादा इतना हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटा बताओ, आप डोंट चैट मी, आपको जो भी कुछ पता है वो आप बता दीजिए। फेडरलिज्म के बारे में आपने बताया था। तो व्हाट डज इट मीन बाय द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब होता है क्या, मतलब होता है बेटा फेडरलिज्म का? गलत बात है बेटा, आप में से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। इट मींस कि कल जितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, इट मींस कि आपने वो कुछ भी नहीं सुनी, ना आपने वो शायद घर पे उसको प्रिपेयर की। देखिए अब बता रहा हूँ बेटा, लास्ट टाइम उसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए, आपको जो मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और एक्सप्लेनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बात। दूसरी बात, इंडियन डेमोक्रेसी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो आप सबको पता है, ही वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। बट अगर आपसे पूछता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हु राइट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बहुत खुश होकर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लिख करके आ जाते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं कि भाई ये इतना आसान क्वेश्चन कैसे है। बट बेटा रिटर्न करने में और ड्राफ्ट करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदर सुंदर कैलीग्राफी में रिटर्न किया था, वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, ठीक है। ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी सुंदर, ही वॉज इटालियन कैलीग्राफर उसे बोलते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन जो प्रेम बिहारी जी थे, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट कर दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में जो लिखा, वो थे हमारे ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब और जो उनके अंदर में जो पेंटिंग्स की गई थी, जो उनके अंदर में जितने भी वो किए गए थे, आर्ट्स की गई थी, वो की थी शांति निकेतन में, ठीक है। शांति निकेतन भवन में की गई थी, एक बात। दूसरी बात कि उसके बाद कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ओरिजिनली इसके 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 325 आर्टिकल्स थे, और अमेंडमेंट कुछ भी नहीं थे। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट इट हैज 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 101 अमेंडमेंट, ठीक है। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो बेटा कहने का मतलब ये है
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे एग्जामिनर में जो होते हैं वो पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग हु ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ड्राफ्ट पूछा जा रहा है, अगर वर्ड ड्राफ्ट यूज हो रहा है तो इट मींस तो आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम लिखना है। हु रिटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऑप्शन में है प्रेम बिहारी तो आपको वो करना है। दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन when our constitution prepared तो आपको आप क्या करते हो, आप 26 जनवरी 1950 लिख करके आ जाते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन बनने में और इफेक्ट होने में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो प्रिपेयर हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को। अब व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमराइजर चूज ओनली 26 जनवरी? ठीक है, अभी बेटा वेट फॉर फ्यू मिनट्स। I come back, sorry for delay। हाँ बेटा, तो मैं क्या करता कि इफेक्ट में होने में और प्रिपेयर होने में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि अब आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हो तो आपसे इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये तो रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बेटा इसके ओनली 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली, इसके 22 पार्ट्स थे। उसके बाद में 25 पार्ट्स हुए और अब तक 101 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? बेटा अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा, आप लिख लीजिए इसको, आप बेशक थोड़ी थोड़ी तरीके से लिख लो उसको, बेशक आप जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत लिख लो, बट आप थोड़ा ध्यान दीजिए और जितना बेटा आपको लेक्चर करवाया जाता है उसके बाद में उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है हिंदी में संशोधन करना। संशोधन, संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ सुधार किया जा सकता है। और इसके अंदर में किसी भी प्रकार का बदलाव निषेध है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अब तक 101 बार सुधार किया जा चुका है जब से हमारा देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। और 101 जो सुधार था, जो अमेंडमेंट था, वो था जीएसटी। जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है बेटा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कितने हुए? 25। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। अब बात आती है कि व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है? कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द बाउंड्रीज और लिमिटेशन ऑफ
इट्स सिटीजन्स, जो किसी कंट्री के अंदर में कोई सिटीजन्स रहते हैं या लोग रहते हैं, ये उनकी बाउंड्रीज को बताता है कि वो क्या कर सकते हैं और ये वो क्या नहीं कर सकते। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक आपने समझा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है, तो कुछ तो ऐसे अच्छी बातें होंगी इसकी, जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। कुछ तो ऐसी बातें होंगी इसके अंदर में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को ये चलाता है। बेटा एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरह से मशीन है हमारे देश को चलाने की। जैसे कंप्यूटर होता है, एक लैपटॉप होता है, वो लैपटॉप दिखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में उस लैपटॉप जो रन करता है, पूरा जो लैपटॉप जिस प्रोसेस पर रन करता है, वो एक छोटी सी चिप होती है। उस चिप के अकॉर्डिंग वो पूरा लैपटॉप, जो आपका जो पीसी होता है जो चलाते हो, वो उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। आप अगर कुछ ऐसी कमांड दे रहे हो और उस चिप के अंदर में वो कमांड वैलिड है तो वो करेगा, और अगर उसके अंदर में नहीं है तो उसको अनवैलिड करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये एक तरह से मशीन है। कई बार क्वेश्चन आते हैं 12th के अंदर में कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीन की तरह भी काम करता है, एक मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, कि जो दुनिया की, आज भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जिस रूल को फॉलो किया जाता है, जिस आइडियाज को फॉलो किया जाता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर में वो आइडियाज लाइज हैं, मींस उससे बाहर नहीं जा सकते। हर देश, अब हमारे देश के अंदर में वी आर इन ए डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। India is a diversity of country, means to say here are the several people who are different religion, different culture, different customs, different beliefs है। तो it means कि इन सभी बातों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमराइज किया जाए जो सभी धर्मों को बराबर का हिस्सा देता हो। ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे एक पर्टिकुलर धर्म को ही बेनिफिट मिल रहा हो, बाकी दूसरा जो धर्म है और बाकी जो दूसरे धर्म है उनको अलग तरीके से रखा जा रहा हो, ट्रीट किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कहने को डेमोक्रेसी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, बट वहां पर सेकुलरिज्म नहीं है। उसकी कंट्री के नाम से ही हमें पता चल जाता है, द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बट भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसने ना तो इस्लामिक स्टेट कहा है अपने आप को, ना हिंदुज्म स्टेट कहा है, ना सिखिज्म स्टेट कहा है, ना बौद्धिज्म, ना जैनिज्म, ना पारसी, ना यहूदी, कोई भी नहीं कहा। बस इट इज ओनली इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, बस इसके आगे कोई किसी पार्टिकुलर धर्म का रिलीजन या उसकी लैंग्वेज नहीं लगाई। इट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इट बिलीव्स द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। सो हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फीचर है वो है हमारी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल। मैंने कल इसका एक बार बताया था और आप फिर से सुन लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए। फर्स्ट फीचर है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल। ना तो भारत का कानून इतना अधिक कठोर है कि इसे विपरीत परिस्थितियों में बदला ना जा सके, और ये इतना लचीला भी नहीं है कि से कोई भी मूर्ख व्यक्ति आकर के, कोई भी नेता, प्रधानमंत्री से कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कि वो अपनी मर्जी से इसको चेंज कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता।
ध्यान दीजिए एक बात को बेटा कि सोचिए कि आज से लगभग 2019 में चले जाइए एक बार, 2019 में चले जाइए एक बार आप और उस टाइम में जब आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में पिज्जा हट पे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, या किसी पार्क में लॉन में घूम रहे हैं, या किसी फन एंड फूड विलेज में जाकर के आप एंजॉय कर रहे हैं, या कहीं पिकनिक मना रहे हैं, तो इट मीन्स जब आपको कोई मना नहीं कर सकता था। और अगर मना करता भी तो दैट यू विल से कि इट इज आवर लीगल इक्वालिटी, लीगल फर्टिनिटी कि वी कैन डू enjoy in India, we can job in India as we want, कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, आप हमें मना नहीं कर सकते। एंड वी आर एंजॉयिंग आवर पार्टी विद आवर फ्रेंड्स इन अ पिज्जा हट या कैफेटेरिया, हम बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तब आप ये बोल सकते थे, उस टाइम में आपकी ये पावर थी कि आप एक प्रधानमंत्री को भी ये बोल सकते कि हम घूम सकते हैं, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज आवर राइट। बट उस टाइम में अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई भी चाहता भी, तब भी हमारे देश के अंदर में ये कानून नहीं ला सकता था कि आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकता था। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चाहे वो कितना भी ताकत लगा लेता, लेकिन ऐसा कोई कानून पास नहीं हो सकता था। लेकिन सिचुएशन जैसे ही पैंडेमिक हुई, कोरोना की सिचुएशन हुई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से फ्लेक्सिबल हो गया, इसको चेंज कर दिया गया कुछ टाइम के लिए कि ठीक है भैया, आप अपने घर में रहिए, आप बाहर निकलोगे तो आपको पनिशमेंट होगी, आपको मार भी लगेगी, पिटाई भी लगेगी, और आप इसके खिलाफ ना तो किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। और सबने एक्सेप्ट भी किया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुंदरता है, ब्यूटीफुलनेस है, वो इसी के अंदर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक नॉर्मल समय तो बहुत कठोर बना रहेगा, वेरी रिजिड बना रहेगा, किससे कोई भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब देश के ऊपर में संकट आ जाए तो ये खुद में खुद लचीला हो जाएगा, तो इसके अंदर में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर है, वो है हमारा फेडरलिज्म, वो है हमारी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के लिए बेटा, वैसे तो आपको आई होप कि पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नमेंट के पार्ट्स होना, डिवाइडेशन होना गवर्नमेंट के, ठीक है। इट मींस टू से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिवाइड है। अगर बेटा फेडरलिज्म आपने वर्ड सुनते हो लेकिन याद क्लिक नहीं होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, तो आप एक बात कर सकते हो फेडरलिज्म के लिए। देखिए, कल एक फनी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको फेडरलिज्म को याद करने की। देखो, ये मान लीजिए, एक ये हमारे पास में कोई पेपर है, अगर मैं इसको फाड़ दूंगा तो क्या होगा, इस पेपर को फाड़ दूंगा तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो इट मींस फेडरलिज्म को याद रखने का तरीका है कि फाड़ना, फेडरलिज्म, फेड से फाड़ना, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि खत्म करना या फाड़ देना। तो इसका मतलब है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नमेंट के टुकड़े हैं। टुकड़े मींस सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड central government, sorry, local government. The government has the level, the central power, state power and local power. Central power हमेशा important decisions लेती है। The important decisions has been taken by the central government, like GST, 2-month lockdown, बाकी जो और जो इम्पोर्टेंट, जैसे रेलवे जो रेंट होता है, जो टिकट की जो खर्चा होता है, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, एंड किसी भी तरह के इंटरनेशनल अफेयर्स,
हमें किस देश के साथ में दोस्ती रखनी है, किस देश के साथ में दुश्मनी रखनी है, या किस देश के साथ में हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसी होंगी, ये सभी की सभी डिसाइड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, एंड मीन्स important decision are where the important decision are taken by the central power, and this strong decision, this decision are applicable in the 28 state and 9 union territories. It means whole country, पूरी कंट्री के ऊपर में ये डिसीजन एप्लीकेबल होंगे. यू नो वेरी वेल कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया सडनली, लेकिन उस डिसीजन में कोई एक स्टेट ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि हम मानने से इनकार करते हैं. पंजाब ने कभी कहा कि मैं तो भाई 500 का नोट वही चलाऊंगा, बट लेकिन उसे मानना पड़ा, जबकि वहां पर गवर्नमेंट कोई और दूसरी गवर्नमेंट चल रही थी. पंजाब में गवर्नमेंट कौन सी थी? अकाली शिरोमणि की गवर्नमेंट थी, जिनके बादल सिंह जिनके मुख्यमंत्री हैं. वहां पर जो गवर्नमेंट थी, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है अकाली लोकदल. उस अकाली लोकदल की थी, बट लेकिन उन्होंने माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है भाई, हटाना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 500 का नोट वही चल रखूंगा, 1000 का नोट अभी भी यूज करूंगा, 2000 का नोट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ठीक है, ये बट लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया डिमोनेटाइजेशन को, बिकॉज दैट डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, अब बात आती है बेटा हमारे स्टेट गवर्नमेंट में. स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट अपने डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार का फैसले बना सकती है, मींस जो उसके लेवल तक सीमित हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस, रेल, रेल इंक्लूड नहीं होगा. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में क्या होगा? पुलिस, वाटर, ट्रैफिक और ग्राम पंचायत, काउंसलर, हॉस्पिटैलिटीज एटसेट्रा. ये कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आएंगी. फॉर एग्जांपल अगर सपोज हरियाणा के अंदर में, अब हरियाणा के अंदर में तो बेटा जो पुलिस फोर्स होती है, उस पुलिस फोर्स के अंदर में पुलिस फोर्स होती है, उसके अंदर में भाई जो बॉयज के लिए रिक्रूटमेंट होती है वो होती है 5-9 की, 5-11 की, सॉरी, ऑलमोस्ट 6 फीट. आपने कभी हरियाणा पुलिस के अपने सोल्जर्स भी देखे होंगे, जवान देखे होंगे, उनकी लगभग हाइट अच्छी होती है और गर्ल्स की भी हाइट अच्छी होती है. अगर वही मेजरमेंट अगर हम उत्तराखंड के लिए एप्लीकेबल कर दे तो बेटा वहां पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी, कभी भी फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर इतने मोस्टली रेयर ही लोग वहां पर ज्यादा हाइट के मिलते हैं. तो वहां की मेजरमेंट वहां के हिसाब से होगी. ठीक है, तो अब जैसे हमारे बिहार में है, बिहार में क्राइटेरिया बहुत कम रखा जाता है एज उसका, हाइट का. क्यों? क्योंकि वहां पर अलग तरीके से रन की जाती है गवर्नमेंट को. ठीक है, पुलिस के लिए मेजरमेंट. तो बेटा पुलिस, वाटर, ट्रैफिक, इन चीजों से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी, वहां की गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है. ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमेशा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट मतलब उस स्टेट की भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हरियाणा गवर्नमेंट, फिर हरियाणा गवर्नमेंट के बाद में लोकल रूल, गुड़गांव के अंदर में जो रूल्स जो IAS IPS चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स चलाते हैं. ठीक है, फरीदाबाद, पंचकुला, चंडीगढ़, जैसे अभी मैं जहां रह रहा हूं वहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट डीसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अभी भी लॉकडाउन लगाए हुए हैं, तो वो उनकी गवर्नमेंट है. ठीक है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो वहां पर फिर उनकी अपनी वो चलती है. तो इट मीन्स कि बेटा ये गवर्नमेंट के एक लेवल होते हैं, और इन्हीं लेवल को बेटा बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं. आई होप कि आपने यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास 10th चैप्टर्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर में हमारी जो पावर शेयरिंग होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी.
वर्टिकल के अंदर में ये आते हैं हमारे सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, एंड दिट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म की आप एक्सप्लेनेशन समझ गए हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी अगर आपको लिखना चाहें तो, या अगर आप समझना चाहें कि क्या होती है, ए गवर्नमेंट वेयर 2 and more than 2 levels of government is called फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कहा जाता है जब किसी देश के अंदर में सरकार के 2 या 2 से अधिक हिस्से हों, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या सब पढ़ी, हमने 2 चीजें पढ़ी। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, 2 फीचर्स पढ़े हमने, वो थे हमारे, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो ये बहुत ज्यादा कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा फेडरलिज्म। तीसरा है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसके पास में, ठीक है। इट्स गिव्स अस द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट देती है फॉर डेवलपमेंट इट्स सिटीजन। आप कल कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप बोल रहे थे वो सारे फंडामेंटल राइट्स बोल रहे थे। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्गन है, ठीक है। वो सिर्फ एक नॉर्मल ही बात है। फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म है इसके अंदर में, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा इसके अंदर में तीसरा सेक्युलरिज्म है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, डू नॉट फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रिलीजन, इसके कोई रिलीजन नहीं है, अपना कोई रिलीजन नहीं है। इट गिव्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल रिलीजन, अपने सभी रिलीजन्स को वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेक्युलरिज्म, ठीक है। फिर आता है रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? आपने कई बार सुना होगा रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, पता है बेटा? Sir, which is are not personal. Which is not personal. क्या बोला बेटा आपने? Which is are not personal. Which is not personal. नहीं बेटा, पर्सनल नहीं होता वो बेटा। मैंने कहा रिपब्लिक। रिपब्लिक का बेटा हम दो हिंदी में बोलते हैं, जैसे गणतंत्र, ठीक है। एक तो जनता की चलती है, यहाँ पर जनता सुपीरियर है, ठीक है। और दूसरा ये कि भारत के जितने भी टुकड़े हैं, मींस 28 स्टेट, इनको मिलाकर के एक गणतंत्र बनाया गया है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। यूनाइट बनाया गया है इसको, गणतंत्र नहीं, रिपब्लिक है भारत एक, ठीक है। और जब ये आपको सबको पता होगा कि प्रिवी काउंसिल के अकॉर्डिंग इस बात से बिल्कुल मनाही है कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट किसी भी तरह का अपने आप में एक खुद का वो नहीं बना सकता स्टेट। ये सेंट्रल पावर के पास में अथॉरिटी होती है कि किसी स्टेट को मर्ज करना है और किसी स्टेट को अलग करना है। यानी कोई भी स्टेट अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकता। वो ये कहे कि भाई मैं तो अपना अलग बनूंगा, अपना एक अलग कंट्री बनाऊंगा, नहीं बना सकता भाई साहब आप। ये सेंट्रल की पावर है, ये सेंट्रल के डिसीजन होंगे, वो चाहे तो बनाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं बनाएगी, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर में बेटा बहुत ज्यादा चल रहा है बब्बर खालसा, ठीक है। वो चाहते क्या है, वो खालसा दल ये चाहता है कि वो अपने एक अलग से राज्य बना ले। जितने भी सरदार लोग हैं, मैं सभी सरदारों की बात नहीं करता, बट दोज पर्सन हु आर, ये बहुत एक लंबी हमें स्टोरी है जो उसको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बेटा। बस ये समझ लीजिए कुछ लोग हैं जो जब इंदिरा गांधी जी मरी थी उस टाइम में उनके जो एक बहुत ही नियर डियर थे सरदार भिंडरवाला, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि वो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की, कि वी वांट खालिस्तान। खालिस्तान मींस एक कंट्री वेयर ऑल पीपल्स वर सिख होंगे, खालिस्तान। अब सरदार क्या बोलते हैं, खाली भाई गुरु का खालसा, भाई गुरु की फतेह। तो खालसा एक तरह से अलग तरीके वो है, तो इट मींस बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो हमारे पास में एक अलग से लॉज हैं, हम कोई सी सेंट्रल की पावर होती है